नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों को एग्ज़ाम डेस्टिनेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अपने भौतिक विज्ञान पढ़ रहे थे दोस्तों, और भौतिक विज्ञान के अंतर्गत अपने एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक अपने पढ़ रहे थे, करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, जिसके अंतर्गत मैंने आपको पढ़ाया कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपने पढ़ा कि किसी भी इलेक्ट्रिकल चार्ज का जब मूव होता है, मूवमेंट होता है, चार्ज जब अपने चलता है तो अपने कहते हैं कि वायर के अंदर करंट दौड़ रहा है। बिल्कुल राइट बात है, और अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बहुत सारी बातें कर चुके हैं। इससे अगर इस चैप्टर की बात करें तो इसके 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज इसका तीसरा पार्ट अपने स्टार्ट करने लग रहे हैं प्यारे साथियों। ध्यान देना, आज जो अपने पढ़ेंगे, प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको विभवांतर पढ़ाया था। विभवांतर का मतलब हो जाएगा डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है इसी को अपने विभवांतर कहते हैं। और एक बात अपने और समझी थी कि जो विभव का अंतर है, अर्थात जो विभवांतर है, उसका इलेक्ट्रिसिटी के अंदर रोल क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसका महत्व क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों, अपने महत्व को जाना था कि किसी भी वायर के अंदर अगर आपको करंट प्रवाहित करवाना है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस वायर के या इस चालक के या इस तार के सिरों के मध्य आपको विभवांतर उत्पन्न करना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस आपको क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप इसके दोनों सिरों के मध्य विभवांतर उत्पन्न कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि वायर के अंदर या तार के अंदर करंट दौड़ रहा है। तो महज इसका सीधा सीधा जो मतलब है प्यारे साथियों, इसका जो भावार्थ है वो ये है कि किसी भी वायर के अंदर, किसी कंडक्टर के अंदर, किसी चालक के अंदर करंट दौड़ने की जो प्रोसेस होती है वो किससे संबंधित होती है, किससे रिलेट होती है? विभवांतर से होती है। अर्थात विभवांतर के द्वारा ही आप किसी भी वायर के अंदर करंट, इलेक्ट्रिसिटी प्रदान कर सकते हो या उसको प्रोड्यूस कर सकते हो। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या बिल्कुल आई। आज जो अपने पढ़ेंगे उसको ध्यान देना। मैंने आपको बताया कि विद्युत धारा क्या होती है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। तो आपने कहा कि सर करंट, इलेक्ट्रिसिटी किसी भी वायर के अंदर चार्ज का फ्लो होता है, ठीक है, आवेश के प्रवाह की दर आपने कहा था सर विद्युत धारा होती है। I = Q/T से आपने इसको रिप्रेजेंट किया था, जिसके अंतर्गत Q क्या था? आपका चार्ज था। टाइम का मतलब यहाँ पर समय था, और समय का मतलब क्या था कि कितने समय में कितना कूलाम चार्ज आप उसके अंदर प्रवाहित करवा रहे हो, उतनी ही आपकी क्या होगी? धारा होगी, अर्थात करंट, इलेक्ट्रिसिटी होगी। अभी जो अपने पढ़ने लग रहे हैं पार्ट इसका 3, और पार्ट 3 के अंदर देख लीजिए प्यारे साथियों, पार्ट 3 इस चैप्टर का पार्ट 3 पढ़ रहे हैं, और पार्ट 3 के अंदर देख लीजिए कि आज जो अपने को डिस्कस करना है वो ये करना है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी है, वो कितने प्रकार की होती है, अर्थात विद्युत धारा के प्रकार। विद्युत धारा के प्रकार के बारे में डिस्कस करते हैं। विद्युत धारा के प्रकार की अगर बात की जाए तो मुख्य रूप से धारा को अपने 2 भागों में विभाजित करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। कौन कौन से भाग? पहला दिष्ट धारा, और नंबर 2 प्रत्यावर्ती धारा। अब सर इसका मतलब क्या होगा? दिष्ट धारा का मतलब आप इसको डायरेक्ट करंट से रिप्रेजेंट करते हो, डीसी पढ़ते हो ना, डीसी मोटर, ठीक है, डायरेक्ट करंट। और प्रत्यावर्ती धारा का मतलब होता है एसी, अर्थात अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट आपका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके बारे में अपने थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा डायरेक्ट करंट के बारे में जान लेते हैं कि एक्चुअल के अंदर डायरेक्ट करंट होता क्या है, दिष्ट धारा कहते किसे हैं। चलो अपने एक छोटी सी बात समझते हैं, एक छोटे से एग्जाम्पल से या प्रैक्टिकल से समझते हैं प्यारे विद्यार्थियों, कि एक आपने बैटरी लगाई, एक सेल है या कोई बैटरी है, इस बैटरी को आपने किसी वायर से कनेक्ट किया और आपने वायर जोड़ दिया, ठीक है, इस वायर से आपने इस बैटरी को जोड़ा। मान लीजिए ये इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल है,
ठीक है, इसको बैटरी बी से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक छोटी सी बात बताई थी कि बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, धारा की दिशा उसी दिशा के अंदर होती है, अर्थात धारा किधर बहेगी, धन आवेश से। धन आवेश का मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल की ओर करंट बहेगा। तो मैं आपको जो बता रहा हूं वो ये बता रहा हूं कि दिष्ट धारा कहते किसे हैं, तो आप कहेंगे सर ऐसी धारा जिसका मान एवं दिशा, जिसका ऐसी धारा जिसका मान वैल्यू एवं दिशा समय के साथ परिवर्तित नहीं होती। इसका मतलब क्या हो गया कि जो उसकी डायरेक्शन है करंट की और वैल्यू है, मान है, ये कभी नहीं बदलते, ये एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होती है, एक ही डायरेक्शन के अंदर चार्ज है वो फ्लो करता है। जैसे मान लीजिए ये कोई चार्ज है Q, ये इस डायरेक्शन में चला गया, इसी डायरेक्शन में चलेगा, इसी डायरेक्शन में चलेगा, इसी डायरेक्शन में चलेगा, इसी डायरेक्शन में चलेगा, इसी डायरेक्शन में चलेगा और इसी प्रकार इसी डायरेक्शन में चला जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर समय के साथ दिशा वही रही, डायरेक्शन के अंदर नोट चेंज, डायरेक्शन इज ए नॉट चेंज, डायरेक्शन नहीं बदली, दिशा का मान वही है। आप बैटरी के टर्मिनल चेंज कर दो, पॉजिटिव टर्मिनल इधर लगा दीजिए, नेगेटिव टर्मिनल ऊपर कर दीजिए, तो धारा इस दिशा से बहेगी और इसी दिशा से बहती रहेगी, कंटिन्यूटी इसी दिशा से इस तार के अंदर धारा बहती रहेगी। अगर दिशा वही होगी तो धारा का मान जो होगा, अर्थात जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है उसकी वैल्यू भी होगी, वो भी वही रहेगी, इक्वल रहेगी, सेम रहेगी, अर्थात परिवर्तित नहीं होगी। ऐसी धारा को क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों, डायरेक्ट करंट कहते हैं, दिष्ट धारा कहते हैं। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? आई होप आपको समझ में आई होगी। अब अपने एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं और इस एग्जाम्पल के तहत अपने समझने का प्रयास करते हैं कि एसी करंट क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। अल्टरनेटिंग का मतलब क्या हो गया, प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है। जस्ट इसका अपोजिट कर लो, जस्ट इसका अपोजिट कर लीजिए प्यारे विद्यार्थियों। तो आप इस बात को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कैसे इसको डिफाइन करोगे? डिफाइन कैसे करेंगे कि धारा, ऐसी धारा जिसका मान समय के साथ और दिशा समय के साथ क्या होती रहती है, परिवर्तित होती है, अर्थात दिशा, धारा की दिशा और धारा का मान ये दोनों ही बदलते हैं, ये दोनों ही बदलते हैं समय के साथ, इन दोनों के अंदर ही परिवर्तन होता है। इसीलिए तो कहा जाता है जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है, घरेलू बिजली की जो आपूर्ति अपने घरों के अंदर जो बिजली आती है, ठीक है, करंट आता है, वो कौन सा आता है प्यारे विद्यार्थियों, अल्टरनेटिंग करंट आता है। समय समय पर उसकी डायरेक्शन और वैल्यू चेंज होती रहती है। इसीलिए तो आप एक वायर से कितनी सारी विद्युत युक्तियों को लगा सकते हैं, कितनी सारी विद्युत युक्तियों को चला सकते हैं, ठीक है। तो वो कैसे पॉसिबल है, कैसे संभव है कि सभी इलेक्ट्रिकल डिवाइस आप एक ही वायर से कनेक्ट करके चला सकते हो? वो पॉसिबल है इस इलेक्ट्रिसिटी के कारण। कौन सी इलेक्ट्रिसिटी, कौन सी धारा के कारण? अल्टरनेटिंग करंट के कारण, अर्थात प्रत्यावर्ती धारा के कारण। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको एक छोटे से क्रियाकलाप से समझते हैं प्यारे विद्यार्थियों। मान लीजिए कि एक बैटरी है, ये एक बैटरी है, इस बैटरी का एक सिरा किसी वायर से जोड़ा गया, ठीक है, और इसका दूसरा सिरा भी किसी वायर से जोड़ा गया। अब क्या किया आपने, बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो आपको भली भांति ज्ञात है कि धारा जो बहेगी प्यारे विद्यार्थियों, वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल की ओर प्रवाहित होगी। तो डायरेक्शन तो आपको शो हो रही है इसके अंदर, लेकिन जो आपने आवेश प्रवाहित करवाया, जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित कर रहे थे, ये जो आवेश था, ये जो प्रवाहित कर रहा था, ये जैसे ही यहाँ नेगेटिव के पास पहुँचा, इसने डायरेक्शन चेंज कर दी, वैल्यू चेंज कर दी। तो वैल्यू चेंज कैसे हो जाएगी इसकी, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव है
वो पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा। अब तो इसकी डायरेक्शन ऐसे थी, लेकिन जैसे ही डायरेक्शन बदली, जैसे ही वैल्यू चेंज हुई, टर्मिनल की वैल्यू नेगेटिव और नीचे प्लस, तो अब धारा की दिशा किधर हो जाएगी? इधर हो जाएगी सर, इधर हो जाएगी सर। क्या ये बात समझ में आ रही है? फिर से समझो, मैंने क्या बताया कि ऐसी धारा जिसका समय के साथ क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, मान भी परिवर्तित होता है तथा इसकी दिशा भी परिवर्तित होती है, अर्थात चेंज टू डायरेक्शन एंड चेंज टू वैल्यू। ओके सर, ठीक है, दोनों ही परिवर्तित होते हैं। तो परिवर्तन का यहाँ मतलब क्या हो गया? परिवर्तन का मतलब ये हो गया कि इस वायर के अंदर जो आप क्यू आवेश, क्यू चार्ज जो आप इसके अंदर फ्लो करवा रहे हो, जिसकी वजह से धारा बह रही है, पहले वो किस डायरेक्शन के अंदर बह रही थी? तो आप कहेंगे सर पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल की ओर बहेगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल की ओर सॉरी, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल की ओर बहेगी। लेकिन जैसे ही इसने वैल्यू चेंज कर दी, वैल्यू का मतलब क्या हो गया? जो नेगेटिव था अब वो पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव अब वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? नेगेटिव हो जाएगा। जैसे ही दोनों के टर्मिनल चेंज होंगे तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, टर्मिनल चेंज होती डायरेक्शन भी तो चेंज होगी ना, कि पॉजिटिव टर्मिनल पहले उधर था अब इधर आ गया, इस बैटरी के इस सिरे पर आ गया, तो अब डायरेक्शन किधर हो जाएगी? आप कहेंगे सर इस दिशा में। तो मेरे को बताओ, क्या इसके अंदर क्या ऐसा सर्किल नहीं बन रहा? क्या पहले डायरेक्शन इस दिशा में, अब डायरेक्शन इस दिशा में, तो क्या दिशा का मान नहीं बदला? क्या सर बिल्कुल बदल गया। ठीक है, बिल्कुल बदल गया। ठीक है, तो इसीलिए इसको अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, क्योंकि समय समय पर इसकी धारा की जो दिशा है और वैल्यू है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, इसी वजह से घरों के अंदर इसकी सप्लाई की जाती है। और कितनी की जाती है सप्लाई इसकी? कितनी हर्ट्ज आती है ये? 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज है जो आपके घरों के अंदर एसी सप्लाई की जाती है। और आपको वोल्टेज के अंदर भी पता है 220 वोल्ट, आप नॉर्मली इस चीज़ को समझते हो। ठीक है ना? इसीलिए तो कहा जाता है कि ज़्यादा हानिकारक कौन सी होती है इसमें से? एसी तो हानिकारक होती है। एसी करंट है वो ज़्यादा हानिकारक होता है किसकी तुलना में? डीसी की तुलना में। अगर दोनों का डीसी और एसी करंट का अगर कंपैरिजन किया जाए प्यारे विद्यार्थियों, तो तुलना करने पर यह सामने आती है बात कि जो एसी करंट है वो ज़्यादा हानिकारक है। सर कारण क्या होगा? सर रीज़न क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों, रीज़न यह होगा कि एसी जो करंट है उसको जैसे ही आप टच करेंगे, एसी करंट है किसी वायर के अंदर, मान लीजिए अल्टरनेटिंग करंट बह रहा है, आपने उस वायर को हाथ लगाया तो वो आपको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। लेकिन जैसे ही आप डीसी पर हाथ लगाएंगे ये दूर फेंकेगा। तो आपने डीसी जो डायरेक्ट करंट बह रहा है किसी वायर के अंदर उसको छुआ तो उसने आपको दूर फेंक दिया, तो मतलब आप उससे थोड़ा बच गए। लेकिन एसी ने क्या कर लिया? आपको तुरंत अपनी ओर खींच लिया, आकर्षित कर लिया, तो आप उसके साथ चिपक जाएंगे। इसीलिए ये ज़्यादा घातक है। समझ में आने लग रही है क्या बात? बिल्कुल आने लग रही है सर। तो ये दो प्रकार की धाराओं के बारे में अपने पढ़ा। इसको एक ग्राफ के द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। एसी को एक छोटे से ग्राफ के द्वारा इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि बार बार इसकी दिशा क्या होती है? बदलती है, और इसकी वैल्यू भी क्या हो रही है? यहाँ पर ऊपर नीचे चेंज होती रहती है। ठीक है, इसको इस प्रकार से भी अपने शो कर सकते हैं। क्या इतनी बात समझ में आने लग रही है? सर बिल्कुल। चलो, धारा के प्रकार पढ़ लिए, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट के बारे में अपने परीक्षा से संबंधित जो आने योग्य प्रश्न है उसके बारे में डिस्कशन कर लिया। हालांकि अगर एसी और डीसी को फुल डीपली से पढ़ा जाए तो ये बहुत ही लेंथी टॉपिक है, क्योंकि इसके अंदर जनरेटर वगैरह भी पढ़ते हैं, एसी डीसी मोटर्स के बारे में इसको पढ़ा जाता है। लेकिन अपने एग्जामिनेशंस के अंदर प्रॉपर जहाँ से प्रश्न बनता है वो डेफिनेशन से रिलेटेड है, और एक एक दो इसके उपयोग हैं, और इनको समझने से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। चलो, नंबर 2 अगर बात पढ़ी जाए तो अब अपने पढ़ेंगे ओम्स लॉ, ओम का नियम। ये वही नियम है जो आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। चलो, ओम्स लॉ के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन ओम्स लॉ के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात यहाँ पूछना चाहूँगा। इस छोटी सी बात को आपने अगर अच्छे मनन से पढ़ लिया तो ओम्स का नियम आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।
प्यारे विद्यार्थियों, ये एक आयरन की रोड है या एक आयरन की या कॉपर की वायर है, कुछ भी मान लीजिए। मैंने मान लिया इसको कॉपर की वायर है। ये वायर का जो पहला सिरा इसको ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये वायर का दूसरा सिरा इसको बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। मेरे को एक बात बताओ, इस वायर के अंदर यदि आपको आवेश प्रवाहित करना है, अर्थात इसका मतलब हो गया, यदि इस वायर के अंदर आपको करंट प्रवाहित करना है, विद्युत धारा प्रवाहित करवानी है, तो आप सिंपली एक बात कहेंगे कि सर इन दोनों सिरों के मध्य या इन दोनों सिरों पर आपको विभवांतर उत्पन्न करना पड़ेगा। ये चीज़ मैंने आपको लेक्चर स्टार्ट होते भी बताई थी, प्रीवियस लेक्चर के अंदर विभवांतर के बारे में बताया था कि पूरा जो खेल है वो विभवांतर का है, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करने के लिए अपने को दोनों सिरों पर क्या उत्पन्न करना पड़ेगा सर, विभवांतर। और विभवांतर को मैं V से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ एक बार, ठीक है, मान लीजिए मैंने V से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या हो गया, तो मैंने कहा कि सर आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर फ्लो करवाने के लिए आपको V उत्पन्न करना पड़ेगा। अब मेरे को एक बात बताओ कि यदि धारा है वो विभवांतर अर्थात वोल्ट V पर निर्भर करती है, तो जैसे V का मान ज़्यादा इसके अंदर कर दिया जाए, अगर दोनों सिरों के मध्य विभवांतर ज़्यादा उत्पन्न कर दिया जाए, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, साधारण सी बात, आप कहेंगे सर धारा का मान भी ज़्यादा हो जाएगा, I का मान भी बढ़ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? मैंने क्या कहा कि यदि आपने V का मान बढ़ा दिया, अर्थात आपने विभवांतर बढ़ा दिया, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस आपने इंक्रीज कर दिया, तो बिल्कुल राइट बात है सर, जितना तार के अंदर विभवांतर होगा, क्योंकि विभवांतर के कारण ही तो करंट बह रहा है, और विभवांतर अगर जितना ज़्यादा होगा तो करंट भी तो उतना ज़्यादा होगा। विभवांतर अगर कम कर दिया जाए, V का मान कम कर दिया जाए, तो सिंपल सी बात है सर, धारा भी तो कम हो जाएगी, करंट भी तो तार के अंदर कम बहेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो V है, विभवांतर है, वो कहीं ना कहीं धारा के प्रोपोर्शनल टू है, समानुपाती है, कहीं ना कहीं समानुपाती है। कौन? तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर धारा के क्या होगा, समानुपाती। सर समानुपाती का मतलब क्या हो गया, अगर एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक वैल्यू अगर घटेगी और दूसरी भी तो घटेगी। वही बात तो मैंने यहाँ बताया, अगर V का मान इंक्रीज करते हो तो सिंपल सी बात है I की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी, अर्थात बढ़ जाएगी। अगर V की वैल्यू के अंदर आप डिक्रीमेंट करते हो तो I की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या इतनी बात समझ में आई? तो यहाँ से रिलेशन जो बन के आया अपने सामने, वो क्या बन के आया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, V इज प्रोपोर्शनल टू I। अब यहाँ आपके पास समानुपाती का चिन्ह है, नियम क्या कहता है, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। जैसे ही बराबर का चिन्ह आएगा, एक नियतांक लेना पड़ेगा, कॉन्स्टेंट लेना पड़ेगा। ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है नियतांक R। तो आपके सामने एक फॉर्मूला बन के आया, V इज इक्वल टू IR या V इज इक्वल टू RI। इस R को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इस R को कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों प्रतिरोध। अब सर ये नया शब्द क्या प्रदर्शित कर रहा है, प्रतिरोध। सर इसका जो मतलब है प्रतिरोध है, इसको पढ़ने के अंदर कुछ ऐसा सा नहीं लग रहा क्या, ये किसी चीज़ को रोक रहा है, विरोध करना, विरोध, प्रतिरोध एक जैसा शब्द सा लग रहा है। प्रति अर्थात एंटी, ठीक है, तो एंटी कोई चीज़ किसके कब होती है, जब वो चीज़ उसका विरोध करे, उसको रोके, मना करें, है ना। तो प्रतिरोध भी कहीं ना कहीं सर कोई वैसी सी बात है क्या, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट बात है, वैसी ही बात है। समझो इस बात को दोबारा और, ठीक है। एक बात और बता रहा हूँ, उसको ध्यान से समझो। मेरे को एक बात बताओ, एक छोटी सी बात है, जब आपने मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल्स आ रहा था, कोई पदार्थ, मान लीजिए इसको कोई भी छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं, मान लीजिए सड़क पर ये गाड़ी चल रही है, ये गाड़ी इस डायरेक्शन में आ रही है, आपने इस गाड़ी को रोकना है। रोकने के लिए आप दैनिक जीवन में क्या करते हो, ऐसे हाथ आगे कर देते हो ना, ताकि वो सारा समझ लो रुक जाए। वैसे ही मान लो आपको गाड़ी के सामने आके गाड़ी को रोकना है, जैसे ही आप इसके सामने आए, इसको आपने रोका, तो रुकावट कैसे पैदा हुई,
ये कब अपने इस स्थान से, जब इसकी पहले जो स्पीड थी और जैसे ही आप इसके सामने आए, क्या दोनों ही स्थिति के अंदर, दोनों ही कंडीशन के अंदर क्या स्पीड में कोई बदलाव आया? सर बिल्कुल। पहले तो मान लीजिए ज़्यादा थी स्पीड, जैसे आपने इशारा किया आप इसके सामने आए तो तुरंत उसने स्पीड कम कर ली। अब इस स्थान से इस स्थान तक स्पीड कम हुई कैसे? जब आपने इस गाड़ी वाले के सामने बाधा उत्पन्न कर दी, अर्थात रुकावट उत्पन्न कर दिया, अर्थात आपने उस गाड़ी का विरोध किया, या अर्थात आपने साइंस की भाषा में उसका प्रतिरोध किया। ये सारे शब्द एक ही अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक ही भावार्थ इसका निकल रहा है। तो आपने समझा प्रतिरोध का मतलब किस में रुकावट करनी है, अपने को किस में रुकावट करनी है? सर सिंपल सी बात है, अपने करंट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है सर, किसी वायर के अंदर, किसी चालक तार के अंदर जब धारा आई बह रही होगी, और धारा बहेगी किस वजह से? जब उसके अंदर विभवांतर क्या उत्पन्न होगा? V। तो उस दौरान उसके जो इलेक्ट्रॉन है वायर के अंदर, या आवेश है, चार्ज है, उनमें उत्पन्न जो रुकावट है, उत्पन्न जो बाधा है, इस बाधा को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? रेजिस्टेंस कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। तो यहाँ से R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये रेजिस्टेंस, हर एक वायर के अंदर रेजिस्टेंस होता है प्यारे बच्चों, हर एक वायर के अंदर रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है। मान लीजिए एक वायर थी, इस वायर में I करंट बह रहा है, जैसे इस वायर के अंदर बहने वाले इलेक्ट्रॉनों के अंदर बाधा उत्पन्न हुई तो कुछ इस प्रकार से दर्शा दिया गया। इसका मतलब क्या? रेजिस्टेंस R उत्पन्न हो रहा है। तो ये रेजिस्टेंस R को प्रदर्शित करने के लिए इसका चिन्ह होता है, किसी भी वायर के अंदर इसको ऐसे कर दिया जाए, इसका मतलब है वायर के अंदर क्या उत्पन्न हो रहा है? प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है। तो ये प्रदर्शित करने का साइन है, ध्यान रखना। चलो यहाँ से R की वैल्यू निकाल लेते हैं और R से समझते हैं चीज़ों को। R की वैल्यू निकालेंगे तो V अपॉन में I आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। क्या आपको इतनी बात समझ में आई क्या? सर बिल्कुल आई। ठीक है, तो R का मान आपने क्या निकाला? R का मतलब क्या हो गया? इसका रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस अर्थात इसका प्रतिरोध। तो प्रतिरोध इज इक्वल टू क्या हो गया? V का मतलब वोल्ट, विभवांतर का मात्रक वोल्ट बटा धारा का मात्रक एम्पियर। तो वोल्ट बटा एम्पियर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? प्रतिरोध का मात्रक। इसीलिए प्रतिरोध का एक ऐसा ही मात्रक और होता है जिसको अपने इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये ओम ने बताया था इसलिए उसके नाम पर ये पड़ गया ओम। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। ओम वैज्ञानिक थे जॉर्ज साइमन ओम, 1827 ईस्वी के अंदर इसने इस नियम का प्रतिपादन किया था। करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर रेजिस्टेंस को समझाया था। ये एक जर्मन वैज्ञानिक थे, इसी के नाम पर रेजिस्टेंस का नाम रख दिया गया, अर्थात रेजिस्टेंस का यूनिट रख दिया गया, इसको मापने की इकाई रख दी गई। क्या रख दी गई? ओम। क्या इतनी बात समझ में आई? तो आप कहेंगे सर जो ओम होगा वो कहीं ना कहीं इसके इक्वल होगा। सर किसके इक्वल होगा, थोड़ा बताना। मैंने कहा कि जो ओम होगा वो किसके इक्वल होगा? वोल्ट बटा एम्पियर। ठीक है, तो यहां से ओम की परिभाषा निकलती है 1 ओम, तो 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर। तो कहेंगे सर किसी भी चालक तार के सिरों के मध्य यदि विभवांतर 1 वोल्ट उत्पन्न कर दिया जाए तो वायर के अंदर जो धारा होगी वो 1 एम्पियर बहेगी, और जो धारा 1 एम्पियर बहेगी तो चालक तार के अंदर प्रतिरोध 1 ओम उत्पन्न हो जाएगा, रेजिस्टेंस 1 ओम उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से समझते एक छोटी सी बात। अगर यहाँ से I का मान निकाला जाए तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? I का मल्टीप्लाई R से इधर, तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी? V अपॉन में R। किसकी वैल्यू आ गई है? I की। I यहाँ पर क्या है? I यहाँ पर क्या है सर? विद्युत धारा। बिल्कुल करेक्ट बात है। मेरे को एक बात बताओ, यदि R का मान बढ़ा दिया जाए, R का मान बढ़ा दिया जाए, R का मतलब सिंपल भाषा के अंदर समझो बाधा, रुकावट। भाई एक आदमी उधर से आ रहा है, आपने थोड़ा सा हाथ लगाया तो वो रुका नहीं, थोड़ी सी रुकावट उत्पन्न हुई, लेकिन उसने आपको धक्का दिया क्योंकि उसका बल ज़्यादा था और आपको हटा दिया और वो चला गया।
फिर आपने क्या किया भाई, ऐसे काम नहीं बनेगा। आपने सोचा कि मैं उसको ज़्यादा रुकावट दूंगा, ज़्यादा बाधा उत्पन्न करूंगा, अर्थात प्रतिरोध ज़्यादा दूंगा। जैसे ही आपने प्रतिरोध बहुत ज़्यादा दिया तो उसको रुकना ही पड़ा, अर्थात उसके अंदर पहले के मुकाबले अब रुकावट ज़्यादा उत्पन्न हुई। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने प्रतिरोध ज़्यादा लगाया। तो सिंपल सी बात यहाँ पर क्या समझे, सिंपल सी बात क्या समझे कि जितना प्रतिरोध होगा धारा उतनी ही कम बहेगी, आई की वैल्यू उतनी ही कम हो जाएगी। इसीलिए तो कहते हैं कि जो धारा है वो प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती है। अगर धारा ज़्यादा होगी तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि प्रतिरोध का मान कम होगा। प्रतिरोध ज़्यादा होगा किसी भी चालक तार के अंदर, किसी भी चालक तार के अंदर जो इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, अगर इन इलेक्ट्रॉन के मध्य बाधा ज़्यादा होगी, रुक रुक के चलेंगे, टकरा टकरा कर चलेंगे, तो सिंपल सी बात है करंट उसके अंदर कम बहेगा, क्योंकि करंट के अंदर रुकावट ज़्यादा हो रही है। किसी चीज़ के अंदर रुकावट ज़्यादा होगी तो धीरे धीरे चलेगी वो बात, है ना। तो वैसे ही इस चीज़ को रिलेट करके अच्छे से समझना है प्यारे विद्यार्थियों। क्या ये छोटा सा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आने लग रहा है? बिल्कुल। चलो, इस बात को आपने अच्छे से समझ लिया। अब एक छोटी सी बात यहाँ मैं और समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ध्यान देना। ठीक है, ध्यान देना, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है कि आपने कहा कि जो आई है वो, ये चीज़ें नोट करते चले जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूलाज, ओम का नियम, रेजिस्टेंस, हिंदी के अंदर जो बोली जा रही है डेफिनेशंस, उनको लिखते चले जाना, परिभाषाओं को। ठीक है, जगह कम होने की वजह से लिखवा नहीं पा रहा हूँ, इसलिए साथ साथ नोट करते चले जाइए। मैंने क्या बताया कि जो आई है, जो विद्युत धारा है, वो कहीं ना कहीं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होती है। ठीक है, बिल्कुल। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि I इज इक्वल टू वी अपॉन में आर, क्योंकि जब विभवांतर उत्पन्न होगा तभी तो धारा उत्पन्न होगी। मैंने कहा कि यदि धारा यदि रेजिस्टेंस आर का मान दोगुना कर दिया जाए तो I प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में आर क्या कर दिया, दोगुना, 2R। तो आर का मान यहाँ पर दोगुना रख दूँ, 2 रख दूँ, आर का मान दोगुना रख दूँ। जब आर का मान दोगुना हो जाएगा तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, धारा क्या हो जाएगी, 1/2, और 1/2 क्या होता है, आधा। यहाँ से समझ सकते हो। तो आपने कहा कि जब प्रतिरोध दोगुना कर दिया जाए, सिंपल है, बहुत बार परीक्षा के अंदर पूछा डायरेक्ट, किसी भी वायर का, किसी भी चालक तार का यदि रेजिस्टेंस दोगुना कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, तो धारा, मतलब जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा धारा उतनी कम होगी। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, पहले के मुकाबले दोगुना कर दिया क्या, प्रतिरोध, तो धारा आई क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, आधी हो जाएगी। ये 4 गुना कर दिया तो धारा क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी, चौथाई हो जाएगी। समझ गए क्या? इसी शब्दों को अगर मैं विपरीत बोलूं, विपरीत शब्दों को यदि मैं पकड़ूं तो क्या बोलूंगा कि यदि आपने धारा दोगुनी कर दी जाए, आई का मान दोगुनी कर दिया जाए, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा अपने आप ही। समझ रहे हो क्या बात को? बिल्कुल ठीक है। ये थोड़े साइंस के इफेक्ट हैं जहां से क्वेश्चंस ज़्यादा बनने की संभावना रहती है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब अपने समझते हैं छोटी सी चीज़ एक और। आपने ओम के नियम के बारे में पढ़ा, आपने आर के बारे में पढ़ा। ठीक है, आर का मात्रक पढ़ा, आर का मतलब प्रतिरोध, मैं डायरेक्ट आर इसको बोल सकता हूँ, रेजिस्टेंस। अब दूसरा प्रश्न ये खड़ा होता है कि सर जो रेजिस्टेंस है, जो प्रतिरोध है, जो आप कहे जा रहे हो बार बार प्रतिरोध प्रतिरोध रोक रहा है, जो रुकावट पैदा कर रहा है, ये किन किन पदार्थों पर निर्भर करता है, किस किस चीज़ पर डिपेंड है ये? चलो इस चीज़ को समझ लो। मैं आपको एक छोटी सी यहाँ बात समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना चीज़ को। एक वायर ली जाए, कुछ इस प्रकार की, और एक वायर ली जाए कुछ इस प्रकार। क्या आपको चित्र से कुछ स्पष्ट हो रहा है प्यारे विद्यार्थियों? मैंने 2 प्रकार की आपके सामने वायर ली, वायर नंबर फर्स्ट एंड वायर नंबर सेकंड। मैं आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ध्यान देना। वायर फर्स्ट
और सेकंड, इन दोनों का यदि कंपैरिजन किया जाए, कंपेयर किया जाए दोनों को, तो कैसे कंपेयर करेंगे? आप कहेंगे सर ये ज़्यादा मोटी है, इसकी मोटाई ज़्यादा है, अर्थात इसका ये वाला जो भाग है वो इससे ज़्यादा है, इसका डायमीटर ज़्यादा है, इससे व्यास ज़्यादा है, अर्थात इसका जो ये कटा हुआ भाग है वायर का, ये एरिया इसका, अर्थात इसका अनुप्रस्थ जो काट है, साइंस की भाषा में अनुप्रस्थ काट जो है इसका, ये वाला अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट ये वाला ऐसे करके, अनुप्रस्थ काट का मतलब होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, ऐसे काटा जाता है जो क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो यहां आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है चित्र के अंदर कि इसका डायमीटर ज्यादा है, क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा किससे? इससे। तो अब दोनों के अंदर आपको करंट प्रवाहित करवाना है। तो जैसे आपने करंट प्रवाहित करवाया, ध्यान देना, यहां इसके इलेक्ट्रॉन हैं, वो गति कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां इसके इलेक्ट्रॉन है, ये गति कर रहे हैं। इस वायर के इलेक्ट्रॉन है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो प्रवाहित हो रही है। तो मेरे को एक बात बताओ, दोनों ही चित्र के अंदर आपको क्या चीज दिखाई दे रही है? दोनों ही चित्र के अंदर इलेक्ट्रॉनों के मध्य अंतर क्या दिखाई दे रहा है? सर अंतर ये दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से प्रवाहित हो रहे हैं, क्योंकि इसकी मोटाई ज्यादा है, ये भाग ज्यादा है, बीच का एरिया ज्यादा है, और एरिया ज्यादा होगा तो कम संकरा है, ये वाला भाग कम संकरा है, एरिया ज्यादा है, एरिया ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित हो रहे हैं। यहां देखा जाए इस वायर को, तो इस वायर के अंदर ये वाला जो एरिया इसका ये कम है, इसकी तुलना के अंदर कम है, तो अर्थात ये ज्यादा संक्रिय है। ज्यादा संक्रिय है तो इलेक्ट्रॉनों को जगह बची नहीं, तो ये धीरे धीरे गति करेंगे, टकराते हुए गति करेंगे, टकराते हुए प्रवाहित होंगे। अर्थात इसके अंदर जो रेजिस्टेंस होगा सर वो ज्यादा उत्पन्न होगा, और इस वायर का जो रेजिस्टेंस होगा सर वो कम होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सरलता से, बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? फ्लो करेंगे, प्रवाहित होंगे। क्या दोनों ही डायग्राम के अंदर आपको ये बात संपूर्ण रूप से समझ में आ रही है क्या? बिल्कुल आ रही है सर, ठीक है। तो यहां से क्या अनुमान लगाया कि अगर किसी भी वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और किसी भी वायर का मोटाई अर्थात अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम होगा तो उसमें रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन उतने ही भिड़ कर प्रवाहित होंगे, संकरे मार्ग से गुजरेंगे, बड़ी मुश्किल से गुजरेंगे, और यहाँ बड़ी सरलता से प्रवाहित होंगे। क्यों? क्योंकि अंदर जगह ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा जगह होगी, जितना ज़्यादा क्षेत्रफल होगा, आसानी से चले जाए। क्या इतनी बात समझ में आने लग रही है? इसी एग्जाम्पल को मैं दूसरी भाषा में यहाँ समझाऊं। एक छोटी सी बात और बताना, एक वायर तो ये है और एक वायर ये है, ये दोनों ही वायर्स आपने ली। दोनों ही वायर की जो मोटाई है प्यारे विद्यार्थियों वो बिल्कुल एक जैसी है, अर्थात आप कह सकते हैं कि दोनों ही तार का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो इक्वल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इक्वल है, डायमीटर इक्वल है, लेकिन अंतर क्या हो गया? अंतर सर ये है कि इसकी लंबाई कम है और इसकी लंबाई ज्यादा है, इसकी लंबाई कम है और इसकी लंबाई ज्यादा है। बिल्कुल। तो यहां से क्या समझे कि अगर इस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन गुजारें, ठीक है, ऐसे करके, और एक यहां गुजारें ऐसे करके, तो दोनों ही स्थिति के अंदर आप ये बताइए कि लंबाई बढ़ाने से इस वाले वायर की तुलना में दूसरी वाली वायर का जो प्रतिरोध होगा क्या वो ज़्यादा नहीं होगा क्या? एक तो इतनी सी जगह के अंदर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह और एक इतनी सारी लंबाई के अंदर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये ज़्यादा रुकावट उत्पन्न करेंगे तो प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा। किसकी बजाय? इस वायर फर्स्ट की बजाय। तो आप छोटी सी बात कह सकते हैं कि जो प्रतिरोध होगा वो लंबाई के कहीं ना कहीं क्या होता है? समानुपाती होता है। किसकी लंबाई के? तार की। अर्थात आपने क्या समझा कि अगर लंबाई ज्यादा होगी,
किसी भी वायर की, किसी चालक तार की लंबाई ज़्यादा होगी तो उसके अंदर रेजिस्टेंस अर्थात इलेक्ट्रॉनों की रुकावट उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर लंबाई कम होगी तो रेजिस्टेंस भी उसका कम होगा, प्रतिरोध भी कम होगा। क्या इतनी बात समझ में आने लग रही है? बिल्कुल। नंबर 2 बात, ठीक है, यहां तक समझ में आ गई बात। दूसरी बात आपको क्या बताने का प्रयास किया जा रहा है? दूसरी बात यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि ये जो नंबर 2 जो क्षेत्रफल की बात कर रहा है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की बात कर रहा है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शन एरिया, इसके अंदर क्या देखा कि जितना क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा अर्थात जितनी मोटाई ज्यादा होगी, जितना क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा उतना ही प्रतिरोध कम होगा। तो एक चीज ज्यादा और दूसरी कम अर्थात एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो R जो व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/A के, A का मतलब क्या हो गया? क्रॉस सेक्शन एरिया। और यहां आपने क्या समझा कि जो R है वो किसके समानुपाती है? L के। तो प्रतिरोध है वो लंबाई के तो समानुपाती और तार की अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। और दोनों ही R को यदि मिला दिया जाए, R समानुपाती L/A, तो R समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, बराबर लगाएंगे। जैसे ही बराबर लगाएंगे तो एक नियतांक लेना पड़ेगा और इस नियतांक के बारे में अभी बता रहा हूं आपको। इस नियतांक को कहते हैं रो है या रो कहते हैं इसको डायरेक्टली, ठीक है। ये ग्रीक वर्ड है रो, एक सिंबल है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रो, तो आप इसको कैसे बोलेंगे कि R इज इक्वल टू रो L/A, R इज इक्वल टू रो L/A। और ये जो रो होता है इसका मान निकालें, अगर यहां से रो इज इक्वल टू ये A है वो R के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो R इंटू A/L। क्या इतनी बात समझ में आने लग रही है? ठीक है। तो इस रो का सर नाम क्या होता है? ये कैसा नियतांक है? इस रो को कहते हैं प्यारे बच्चों विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसी को कहते हैं रेजिस्टिविटी अर्थात प्रतिरोधकता, अर्थात प्रतिरोधकता, ठीक है। इसी रो को कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, इसी रो को कहते हैं प्रतिरोधकता अर्थात रेजिस्टिविटी। क्या इतनी बात समझ में आने लग रही है? अब सर इस रो का काम क्या है इलेक्ट्रिसिटी में? जनरल सी बात ये बताओ कि ये रो करता क्या है, इस रो का मतलब क्या है, प्रतिरोधकता होती क्या है, प्रतिरोधकता किन किन पदार्थों पर निर्भर करती है, और प्रतिरोधकता का प्रतिरोध से क्या संबंध है? ये बात आई सर मुद्दे की। इस बात को समझने के लिए आपको आने वाला नेक्स्ट लेक्चर अटेंड करना पड़ेगा। मैं स्टोरी के अंदर सस्पेंस छोड़ रहा हूँ, आप इस चीज़ को अच्छे से समझिए, नोट करिए। अगर आप इस चीज़ का आंसर ढूंढ लाते हो तो कमेंट के अंदर करके अवश्य बताइए, ये आपके लिए होमवर्क भी है, ठीक है। कि प्रतिरोध है वो प्रतिरोधकता से कैसे संबंधित है, और जो रो है प्रतिरोधकता ये किन किन पदार्थों पर निर्भर करती है, इसकी डिपेंडेंसी क्या है, प्रति निर्भरता क्या है इसकी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे प्यारे विद्यार्थियों। कल आशा करता हूँ ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, कल पढ़ेंगे इन दोनों के मध्य संबंध को पढ़ेंगे, निर्भरता पढ़ेंगे, और साथ ही साथ इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, यहाँ से प्रश्न बनने की बहुत ही संभावना रहती है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चीज़ को, कंटेंट को शेयर किया करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको अन्य मित्रों तक पहुंचाया करो भाई, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, एक बात और, टेलीग्राम चैनल्स के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। टेलीग्राम जो ग्रुप है या चैनल है, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप है मैथ्स विद रमन सर, मैथ्स विद रमन सर। इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है।
ज्वाइन करने से आपको सर फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा, डेली आपको वन लाइनर करंट जीके मिलेगी, इंटरनेशनल आपको कोई ना कोई मुद्दे यहाँ से डिस्कस किए जाएंगे, रीजनिंग मैथमेटिक्स के आपको प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, जो आपके गत वर्ष परीक्षाओं से आए हुए संबंधित प्रश्न होते हैं वो भी आपको यहाँ से डाले जाते हैं, और ये जो क्लास है वो भी वहाँ शेयर की जाती है, वहाँ से टेलीग्राम से भी आप इसको अटेंड कर सकते हो। ओके, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।